उत्तराखंड की 8 सबसे खूबसूरत जगहें जिन्हें देखने के लिए सच में नसीब लगता है। नंबर 8, नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड का वो शहर है जो अपनी झीलों और हसीन वादियों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। नैनी झील के किनारे बसे इस खूबसूरत हिल स्टेशन को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का नैना देवी मंदिर धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण है। नैनीताल का खूबसूरत मौसम और चारों ओर के पहाड़ों के नजारे पर्यटकों को साल भर आकर्षित करते हैं। नैनी झील में बोटिंग का मजा लेना हो या टिफिन टॉप से पूरे शहर का व्यू, हर चीज यहां आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। नंबर 7, मसूरी। मसूरी, जिसे क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है, एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां आपको शांति, सुकून और नेचर के बेमिसाल नजारे देखने को मिलते हैं। अगर आप वाटरफॉल्स के दीवाने हैं तो केम्पटी फॉल्स आपको बेहद पसंद आएगा। इसके अलावा यहाँ गन हिल पॉइंट, केबल कार राइड और मॉल रोड की सैर करने का मजा अलग ही है। मसूरी में हर मौसम की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है और ये जगह हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट है। नंबर 6, हरिद्वार। अगर आप उत्तराखंड घूमने आए हैं और हरिद्वार नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर की पौड़ी पर गंगा आरती देखने का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। हरिद्वार में कुंभ मेला हर 12 साल में होता है और उस दौरान लाखों लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। इसके अलावा यहाँ के मंदिर और घाट भी हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं। नंबर 5, रानीखेत। रानीखेत कुमाऊं की हसीन पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा लेकिन बेहद प्यारा हिल स्टेशन है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक खूबसूरती आपको एक अलग ही सुकून का एहसास कराएगी। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो यहाँ का चौबटिया गार्डन और झूला देवी मंदिर आपके लिए खास हो सकता है। यहाँ की हरियाली और चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों के नजारे फोटोग्राफी लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। रानीखेत का शांत और खुशनुमा माहौल हर किसी को आकर्षित करता है। नंबर 4, ऋषिकेश। ऋषिकेश, जिसे योग की राजधानी कहा जाता है, सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब भी है। यहाँ के लक्ष्मण झूला और राम झूला बेहद प्रसिद्ध हैं। गंगा नदी के किनारे बसे और ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ के आश्रमों में योग और मेडिटेशन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अगर आप शांति और एडवेंचर दोनों की तलाश में हैं, तो ऋषिकेश आपके लिए बेस्ट प्लेस है। नंबर 3, कसौनी। कसौनी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है। यहाँ से आप नंदा देवी, त्रिशूल और पंचचूली पर्वत श्रृंखला का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। गांधी जी ने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था और यहाँ की शांति आपको एक अलग ही एहसास कराएगी। चाय के बागानों के बीच टहलना और सूर्योदय या सूर्यास्त का नजारा देखना यहाँ की खासियत है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है, इसलिए किसी भी समय आ सकते हैं। नंबर 2, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। यह जगह अपनी अनूठी परंपराओं, हस्तशिल्प और प्राचीन मंदिरों के लिए जानी जाती है। अल्मोड़ा से हिमालय के पहाड़ों का शानदार दृश्य देखने को मिलता है और यहाँ की संस्कृति आपको उत्तराखंड के पुराने रंगों से रूबरू कराएगी। यहाँ के कसार देवी मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर और बिनसर वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के बीच खास आकर्षण का केंद्र है। नंबर 1, केदारनाथ। केदारनाथ धाम शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, उत्तराखंड के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से है। यहाँ की यात्रा थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन एक बार आप यहाँ पहुँच गए तो आपको इसका अनुभव जीवन भर याद रहेगा। केदारनाथ मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती आपकी आत्मा को छू लेगी। हर साल आज बनाएंगे हैदराबादी स्टाइल में मिर्ची की सालन। तो सबसे पहले चलिए मिर्ची को धो के इसको काट देंगे। ये देखिए, तो अच्छा सा धोना हो गया, तो चलिए इसको लेके अभी काटेंगे इसी तरह। इसी तरह पूरा मिर्ची को बढ़िया सा काट देंगे। तो देखिए पूरा मिर्ची तो अच्छा सा कटिंग हो गया। तो चलिए इसके लिए एक जबरदस्त वाला मसाला बनाएंगे। ये देखिए कढ़ाई एकदम बढ़िया सा गर्म हो गया। तो चलिए सबसे पहले डालेंगे इसमें मूंगफली और ये आएगा चना दाल। ये हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें डाल देंगे सूखा मिर्च और ये आएगा देखिए धनिया। अब जाएगा उसमें जीरा। अब इसको बढ़िया सा फ्राई बनाएंगे। ये देखिए तो बढ़िया सा फ्राई हो गया। तो चलो इसको लेके बनाएंगे पाउडर। मसाला का प्यूरी बनाने के लिए यहाँ पर फ्राई करेंगे प्याज और ये आ गया टमाटो और हरी मिर्च। ये तीनों को बढ़िया सा फ्राई बना देंगे। ये एकदम जबरदस्त तरीके से बनने वाला है हैदराबादी स्टाइल मिर्ची की सालन। खाने में बहुत बढ़िया रहेगा। ये देखिए तो बढ़िया सा फ्राई हो गया। तो चलिए इसको लेके बनाएंगे जबरदस्त वाला पेस्ट।
अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा इमली और ये है देखिए नमक, हल्दी पाउडर, लगा देंगे ढक्कन और बनाएंगे बढ़िया सा प्यूरी। तो चलिए मिर्ची का सालन बनाने के लिए यहाँ पर रखेंगे कढ़ाई। देखिए कढ़ाई अच्छा सा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे तेल। यहाँ पर देखिए तेल एकदम बढ़िया सा गर्म हो गया। अब इसमें मिर्ची को फ्राई बनाएंगे। अब इसको 5 मिनट तक बढ़िया सा फ्राई बनाएंगे। ये देखिए अभी तो 5 मिनट हो गया और यहाँ पर देखिए मिर्ची एकदम बढ़िया सा फ्राई बन गया। अब इसको ले लेंगे प्लेट में। तो चलिए इसी तेल में बनाएंगे अभी मसाला। सबसे पहले डाल देंगे इसमें गरम मसाला और अब डालेंगे इसमें मसाला का प्यूरी। अब इसको अच्छा सा मिलाएंगे और 2 मिनट तक इस मसाला को बढ़िया सा पकाएंगे। ये देखिए अभी तो 2 मिनट हो गया। यहाँ पर देखिए मसाला एकदम बढ़िया सा पक चुका है। तो चलिए इसमें डाल देंगे अभी मसाला का पाउडर। अब इसको डाल देंगे इसमें। अब इसको एक बार मिलाएंगे। देखिए भाई इस मसाला को डालते डालते खुशबू देखिए ज़बरदस्त आने लगा। अब इसको एक बार मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे पानी और इसको 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाला एकदम बढ़िया सा रेडी हो गया। अब डाल देंगे इसमें फ्राई किया हुआ मिर्ची। एक बार मिलाएंगे और ये मसाला का साथ 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये देखिए अभी तक 5 मिनट हो गया और यहाँ पर देखिए मिर्ची का सालन एकदम बढ़िया सा रेडी हो गया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा। तो चलो इसको बाहर निकालेंगे। चलो खाएंगे अभी मिर्ची का सालन। इस तरह मिला मिला के खाएंगे इसको। गुजरात के 10 सबसे बड़े शहर जो दुबई से भी ज्यादा एडवांस है। नंबर 10 आनंद। शुरुआत करते हैं गुजरात के छोटे लेकिन बेहद खास शहर आनंद से। अगर आपने कभी अमूल का नाम सुना है तो ये जान लीजिए कि आनंद ही वह जगह है जहां से भारत की दूध क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ का एरिया 48 स्क्वायर किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 2,48,000 है। डेयरी उद्योग का यह केंद्र अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहाँ की डेयरी इंडस्ट्री सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे भारत की मिल्क सिटी भी कहा जाता है। नंबर 9 गांधीधाम। अब हम आपको लेकर चलते हैं गांधीधाम, जो गुजरात के प्रमुख बंदरगाह शहरों में से एक है। कच्छ जिले में स्थित यह शहर अपनी इंडस्ट्रियल हब और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मशहूर है। इसका एरिया 63 स्क्वायर किलोमीटर है और जनसंख्या 2,75,000 के करीब है। इस शहर का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था और यह व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसे बिजनेस हब बनाते हैं। नंबर 8 जूनागढ़। जूनागढ़ एक ऐसा शहर है जहां इतिहास और प्रकृति दोनों का अद्भुत संगम है। इसका एरिया 160 स्क्वायर किलोमीटर है और यहां करीब 3,20,000 लोग रहते हैं। जूनागढ़ का गिरनार पर्वत और ऐतिहासिक जूनागढ़ किला इसे एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। यहाँ की प्राचीन वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। साथ ही ये शहर वाइल्ड लाइफ के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से गिर वन्यजीव अभयारण्य नजदीक है। नंबर 7 राजकोट। दोस्तों राजकोट गुजरात का एक महत्वपूर्ण कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब है। ये शहर 170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और इसकी आबादी लगभग 16 लाख के करीब है। राजकोट को अपनी वाइब्रेंट गुजराती कल्चर और तेजी से हो रहे विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी ट्रेडिशनल जीवन शैली के साथ साथ आधुनिकता को भी अपनाते हैं। राजकोट की लोकल मार्केट्स, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और यहाँ के फेस्टिवल्स इसे एक कल्चरल सिटी बनाते हैं। नंबर 6 जामनगर। जामनगर शहर अपनी ऑनियल रिफाइनरी और मरीन नेशनल पार्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह शहर 126 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की जनसंख्या करीब 6,50,000 है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की यहाँ स्थित रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी है, जो इस शहर को ग्लोबल लेवल पर भी खास बनाती है। यहाँ का मरीन नेशनल पार्क आपको समुद्र के अद्वितीय जीवों और सुंदर प्रवालों की झलक दिखाता है। नंबर 5 भावनगर। भावनगर को शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में यह मशहूर भी है। यह शहर 108 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और यहाँ करीब 6.5 लाख लोग रहते हैं। भावनगर की शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी है और यहाँ पर दुनिया के कई बड़े जहाज तोड़े जाते हैं। इसके अलावा भावनगर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी ज्यादा है, जहाँ आपको पुराने मंदिर और किले देखने को मिलेंगे। नंबर 4 वडोदरा। अब बारी है गुजरात के चौथे सबसे बड़े शहर वडोदरा की। वडोदरा को कल्चरल कैपिटल कहा जाता है और यह शहर 220 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की
आबादी लगभग 21 लाख है। वडोदरा अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज, ऐतिहासिक महलों और मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का लक्ष्मी विलास पैलेस और सयाजीराव यूनिवर्सिटी खास तौर से जाने जाते हैं। गरबा और नवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स के दौरान यह शहर एकदम नए रंग में नजर आता है। नंबर 3, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और यह एक बेहद व्यवस्थित और हरियाली से भरपूर शहर है। इसका एरिया 326 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। 75,000 लोग रहते हैं। यह शहर अपने प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी सड़कों और खूबसूरत गार्डन्स के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ गुजरात की सरकार के प्रमुख कार्यालय और मंत्रालय स्थित है, जिससे यह पॉलिटिकल सेंटर भी है। नंबर 2, सूरत। गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है सूरत, जो दुनिया भर में मशहूर है। सूरत को डायमंड सिटी और टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर का एरिया 461 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ करीब 27 लाख लोग रहते हैं। सूरत की डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही यहाँ का टेक्सटाइल बिजनेस भी देश विदेश में अपनी पहचान रखता है। सूरत का मॉडर्न लाइफस्टाइल और ट्रेडिशनल वैल्यूज का अनोखा संगम इसे गुजरात का सबसे वाइब्रेंट शहर बनाता है। नंबर 1, अहमदाबाद। आखिर में बात करते हैं गुजरात के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख शहर अहमदाबाद की। यह शहर 530 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी लगभग 27 लाख से भी ज्यादा है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साबरमती नदी के किनारे स्थित यह शहर व्यापार, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कल्चरल हेरिटेज का परफेक्ट मिक्स है। यहाँ महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, ऐतिहासिक किले और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। मध्य प्रदेश के 10 सबसे बड़े शहर जो अमेरिकन शहरों से भी ज्यादा एडवांस है। नंबर 10, रतलाम। रतलाम, जिसे आप रतलामी सेब के लिए जानते होंगे, ये शहर सिर्फ खाने के शौकीनों के लिए ही नहीं बल्कि अपने व्यापारिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। लगभग 207 वर्ग किलोमीटर में फैला रतलाम मध्य प्रदेश के बड़े रेलवे जंक्शनों में से एक है। यहाँ से देश के कई कोनों तक सीधा कनेक्शन है, जिससे ये शहर व्यापार का हब बना हुआ है। यहाँ का माहौल छोटा शहर होते हुए भी काफी मॉडर्न है। लोग यहाँ के जीवन को उतना ही एंजॉय करते हैं जितना किसी बड़े मेट्रो शहर में। नंबर 9, कटनी। मध्य प्रदेश के हार्टलैंड में बसा कटनी अपने औद्योगिक महत्व के लिए पहचाना जाता है। लगभग 263 वर्ग किलोमीटर में फैला यह शहर कई मार्बल और सीमेंट उद्योगों का केंद्र है। कटनी की खासियत है कि ये एक रॉ मटेरियल हब के तौर पर जाना जाता है। यहाँ से देश भर में मार्बल और दूसरे मटेरियल की सप्लाई की जाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कटनी रेलवे के दृष्टिकोण से भी काफी अहम है, क्योंकि यहाँ से 5 बड़े रेलवे रूट्स गुजरते हैं जो इसे एक ट्रांसपोर्टेशन हब बनाते हैं। नंबर 8, शिवपुरी। शिवपुरी का नाम सुनते ही इतिहास की यादें ताजा हो जाती हैं। 308 वर्ग किलोमीटर में फैला ये शहर सिंधिया राजघराने का खास गढ़ माना जाता है। यहाँ की ठंडी हवा, हरियाली और पुराने समय की शाही इमारतें आज भी शहर की पहचान है। लेकिन आज का शिवपुरी सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि अपने मॉडर्न अप्रोच के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी पुरानी विरासत को संजोए रखते हुए नए जमाने के साथ भी कदम से कदम मिला रहे हैं। शिवपुरी में आपको मॉडर्न कैफे से लेकर नए जमाने के स्टाइलिश लोगों की भीड़ तक सब देखने को मिल जाएगा। नंबर 7, दमोह। दमोह एक ऐसा शहर जिसका नाम भले ही उतना बड़ा ना हो, लेकिन इसका एरिया और इसका महत्व किसी से कम नहीं। 321 वर्ग किलोमीटर में फैला दमोह खेती और छोटे मोटे उद्योगों का गढ़ है। इस शहर की खासियत है कि यहाँ के लोग सीधे सादे होते हुए भी अपने काम में माहिर होते हैं। दमोह के लोग खेती के साथ साथ छोटे छोटे बिजनेस में भी लगे हुए हैं, जिससे शहर की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। दमोह का रूरल और अर्बन कल्चर का बेहतरीन मिक्स आपको यहाँ के हर हिस्से में देखने को मिलेगा। नंबर 6, सतना। सतना शहर का नाम सुनते ही यहाँ की सीमेंट फैक्ट्रियों की तस्वीर सामने आती है। 342 वर्ग किलोमीटर में फैला सतना भारत का सीमेंट कैपिटल कहा जाता है। यहाँ की फैक्ट्रियां न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को सीमेंट सप्लाई करती हैं। यह शहर धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्रियल पहचान से एक मॉडर्न शहर के रूप में बदल रहा है। लोग यहाँ अब नए स्टार्टअप्स की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ की यूथ तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी की ओर रुख कर चुकी है। नंबर 5, उज्जैन। उज्जैन जिसका नाम सुनते ही धार्मिकता और इतिहास की झलक मिलती है, लेकिन इसके अलावा यह शहर 347 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। एक ओर यहाँ की संस्कृति और परंपरा आपको पुरानी दुनिया का एहसास दिलाती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ का मॉडर्न लाइफस्टाइल शहर की नई पहचान बनाता है। यहाँ की सड़कों पर घूमते हुए आपको धार्मिकता और मॉडर्निटी का एक परफेक्ट मिक्स मिलेगा। शहर में कई नई कंपनियां भी अपने पैर पसार रही हैं
हैं, जिससे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। नंबर 4, सागर। सागर जो कि 384 वर्ग किलोमीटर में फैला है, मध्य प्रदेश का एक बड़ा एजुकेशनल हब बन चुका है। यहाँ की सड़कों पर चलने वाले स्टूडेंट्स और कैफे में बैठकर किताबें पढ़ते लोग आपको एक अलग ही माहौल में ले जाते हैं। सागर शहर की खासियत यह है कि यहाँ का वातावरण बहुत शांत है, जो इसे एक परफेक्ट एजुकेशन सिटी बनाता है। यहाँ का ठंडा मौसम और खूबसूरत झीलें इस शहर की पहचान है। नंबर 3, जबलपुर। जबलपुर जो लगभग 367 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको एक और नेचुरल ब्यूटी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर यह शहर आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी रॉयल सी लगती है, क्योंकि जबलपुर का इतिहास हमेशा से ही राजसी रहा है। लेकिन आज का जबलपुर पूरी तरह से मॉडर्न हो चुका है, जहाँ बड़े बड़े मॉल्स और इंडस्ट्रियल एरिया आपको शहर की ग्रोथ का अंदाजा लगाते हैं। नंबर 2, ग्वालियर। ग्वालियर शहर 456 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये शहर अपनी रॉयल्टी और म्यूजिक के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ का हर इंसान म्यूजिक और कल्चर में डूबा हुआ है। ग्वालियर का एरिया बड़ा है और साथ ही यहाँ की पहचान भी। एक और आप यहाँ की पुरानी हवेलियों और किलों में शाही जीवन का अनुभव कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ की गलियों में आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल की झलक मिलेगी। नंबर 1, भोपाल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर की, भोपाल। 698 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भोपाल एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन भोपाल की पहचान सिर्फ इसके एरिया तक सीमित नहीं है। ये शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसका राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व। आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां रात को 2 बजे ही सूरज उग जाता है। क्या आप यकीन करेंगे, एक ऐसा गांव जहां आधी रात को ही सुबह हो जाती है। क्या आप जानते हैं यह गांव कहां मौजूद है? आखिर क्यों इस गांव में रात को ही दिन हो जाता है और ऐसा उजाला फैल जाता है जैसे सुबह हो? बताएंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यह बात तो सभी जानते हैं कि सुबह सूरज उगने के बाद ही होती है और सूरज उगने का भी एक समय होता है, यानी कि हमारे यहाँ भारत में 5 से 6 के बीच में सूरज उगना शुरू हो जाता है और शाम को 6 से 7 बजे के बीच में सूरज ढल जाता है। हालांकि विदेशों में कई जगह ऐसी भी है जहां पर थोड़ी जल्दी सुबह हो जाती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि भारत में भी आधी रात को ही एक जगह पर सूरज उग जाता है? भारत का एक ऐसा गांव जहां रात को 2 बजे उजाला हो जाता है क्योंकि सूरज बाहर निकल आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की डोंग वैली में स्थित एक गांव में सूरज की पहली किरण सुबह 2 बजे ही पड़ने लगती है। इसके बाद 3 से 4 के बीच में तो ऐसा उजाला हो जाता है जैसे सुबह के 8 या 9 बजा हो। आपको जानकर हैरत होगी कि नए साल में अपने जीवन को ऊर्जा से भरने के उद्देश्य से कई पर्यटक यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ जब दोपहर के 4 बजते हैं तब इस गांव के लोग डिनर की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ 4 बजे अंधेरा होने लगता है। सुबह 3 बजे तो यहाँ सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगती है, जिससे सुबह यहाँ जल्दी हो जाती है। जब पूरा देश गहरी नींद में होता है तब यहाँ के लोग बिस्तर छोड़ छाड़ कर अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर के बीच होता है। डोंग गांव यानी वेदांग वैली में दिन लगभग 12 घंटे का होता है। शाम के 4 बजे जब हम चाय बनाने की तैयारी में होते हैं तब यहाँ के लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये गांव 1240 मीटर ऊंचाई पर बसा है। लोहित और सती यहाँ की 2 मुख्य नदियां हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस गांव में कुल 35 लोग रहते हैं। सन 1999 से पहले तक लोग यही मानते थे कि सूरज की पहली किरण अंडमान के कच्छल आइलैंड पर पड़ती है, लेकिन बाद में पता चला कि यह जगह अरुणाचल प्रदेश का डोंग गांव है। इस खुलासे के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। डोंग वैली में स्थित इस गांव में होटल या स्टे की भी सुविधा नहीं है। यह काफी पिछड़ा हुआ गांव है जहां पर आज भी आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। रात को 2 बजे ही सूरज उगाने की प्रक्रिया यहां शुरू हो जाती है और 1 से 1.5 घंटे में पूरी तरह से उजाला हो जाता है। और क्योंकि सुबह जल्दी होती है इसीलिए रात भी शाम को जल्दी होने लगती है और 4-5 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है। डोंग भारत के सबसे ज्यादा पूर्वी जगह पर मौजूद है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा पूर्व में स्थित होने की वजह से यहाँ सूरज की किरण सबसे पहले पड़ती है। इस जगह पर जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करना होगी और इस ऊंची पहाड़ी पर आप रात भर रुककर भारत में पड़ने वाली सुबह की सबसे पहली किरण को देख सकते हैं।
भारत में बन रहे 8 नए स्मार्ट शहर जो अमेरिका और दुबई से भी एडवांस होंगे। नंबर 8, धोलेरा स्मार्ट सिटी। यह शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जो स्थित है गुजरात के अहमदाबाद जिले में। यह शहर पूरी तरह से दुबई और हांगकांग जैसे शहरों की तरह होगा, जो बिल्कुल एक विकसित शहर होगा। धोलेरा सिटी को बनाने का निर्णय सन 2013 में लिया गया था, जो भारत का सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, और इस शहर पर करीब 20 अरब डॉलर का खर्च आने वाला है। आपको बता दें, यहाँ पर बड़े बड़े शहरों की तरह हर एक सुख सुविधा मौजूद होगी। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। जब यह बनकर तैयार होगा तो यह शहर विदेश की तरह दिखने लगेगा, और इसके बनने से यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खुल जाएंगे। नंबर 7, गिफ्ट सिटी गुजरात। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित होने के नाते गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। 886 एकड़ के में फैले इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में। आपको बता दें, यह भारत का पहला ऐसा स्मार्ट सिटी होगा जो 5 लाख डायरेक्टर और 5 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा करेगा, क्योंकि 200 से अधिक कंपनियां गिफ्ट शहर में शामिल हुई हैं। नंबर 6, अमरावती सिटी। आंध्र प्रदेश में बना यह शहर भारत के सबसे एडवांस और खूबसूरत शहरों में से एक होगा। जी हां, आपको बता दें, यह शहर कृष्णा नदी के तट पर बनाया जा रहा है, जिस वजह से यह शहर और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। और यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, और यह शहर अच्छा खासा बड़ा होगा। यह शहर पूरी तरह से खाली जमीन पर नए तरीके से बन रहा है। आने वाले कुछ सालों में यह शहर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, और इस शहर में विकसित शहरों की तरह हर एक सुख सुविधा मौजूद होगी। नंबर 5, ट्रांसगंगा सिटी। गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा कानपुर का यह बेहतरीन स्मार्ट सिटी 1144 एकड़ में फैला हुआ है। इस शहर को इस तरह से बनाया जा रहा है कि यह शहर बहुत ही ज्यादा टिकाऊ हो और भारत के सबसे सुंदर शहरों में से एक हो। और आपको बता दें, इसके भीतर के सभी उद्योग प्रदूषण मुक्त होंगे। इसके अलावा इस शहर में हर एक एडवांस शहर वाली सुविधा मौजूद होगी, जिस वजह से यह शहर एक एडवांस शहर होगा। नंबर 4, नया रायपुर स्मार्ट सिटी। यह शहर भारत के सबसे स्मार्ट सिटीज में से एक है, और आपको बता दें, इस शहर में हर एक आधुनिक सुविधा मौजूद होगी, जिस वजह से यह शहर एक एडवांस्ड शहर बन जाएगा। इस शहर में कई खूबसूरत इमारतें होंगी। इसके अलावा इस शहर के रोड्स भी काफी बड़े और चौड़े होंगे, और इस शहर में कई ऐसी चीजें होंगी जो भारत के और कोई शहर में शायद ही हो। इस शहर में बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, हरा भरा वातावरण जैसी हर एक चीज है। नंबर 3, हाईटेक सिटी हैदराबाद। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यह सिटी कितनी ज्यादा एडवांस सिटी होगी। और आपको बता दें, इस शहर में हैदराबाद का प्रमुख टाउनशिप एरिया है। यह शहर भारत के सबसे एडवांस्ड शहरों में से एक है। इस शहर में गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ऑफिसेज बनाए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह शहर कितना ज्यादा एडवांस शहर है। और एडवांस होने के अलावा यह शहर काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। जी हां, इस शहर में कई बड़े बड़े गार्डन एरिया मौजूद है, जो इस शहर की खूबसूरती को बढ़ावा देते हैं। नंबर 2, ड्रीम सिटी सूरत। यह गुजरात में बनाया गया या तीसरा स्मार्ट सिटी है, जिसे बनाया जा रहा है सूरत के 2000 एकड़ क्षेत्र में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्य का शहर होगा, जो सूरत को बदल कर रख देगा। डायमंड सिटी के नाम से मशहूर इस शहर में बनाए जाएंगे 16 मंजिला ऊंचे 9 शानदार टावर। और आपको बता दें, इसकी परियोजना में अब तक 10,000 टन स्टील का इस्तेमाल हो चुका है, और इसके निर्माण में हर रोज 8,000 सीमेंट बैग्स का इस्तेमाल होता है, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए इस शहर का काम कितनी जोरों शोरों से हो रहा है। नंबर 1, विक्रम उद्योगपुरी सिटी। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में सुमार उज्जैन के पास जल्द ही बनकर तैयार होगा विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्रियल एरिया। 1100 एकड़ के इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट को करीब 820 भारत में बन रहे 8 नए स्मार्ट शहर जो अमेरिका और दुबई से भी एडवांस होंगे। नंबर 8, धोलेरा स्मार्ट सिटी। यह शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जो स्थित है गुजरात के अहमदाबाद जिले में। यह शहर पूरी तरह से दुबई और हांगकांग जैसे शहरों की तरह होगा, जो बिल्कुल एक विकसित शहर होगा। धोलेरा सिटी को बनाने का निर्णय सन 2013 में लिया गया था, जो भारत का सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, और इस शहर पर करीब 20 अरब डॉलर का खर्च आने वाला है। आपको बता दें, यहाँ पर बड़े बड़े शहरों की तरह हर एक सुख सुविधा मौजूद होगी। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। जब यह
बनकर तैयार होगा तो यह शहर विदेश की तरह दिखने लगेगा और इसके बनने से यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खुल जाएंगे। नंबर 7, गिफ्ट सिटी गुजरात। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित होने के नाते गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। 886 एकड़ के में फैले इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में। आपको बता दें, यह भारत का पहला ऐसा स्मार्ट सिटी होगा जो 5 लाख डायरेक्टर और 5 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा करेगा, क्योंकि 200 से अधिक कंपनियां गिफ्ट शहर में शामिल हुई हैं। नंबर 6, अमरावती सिटी। आंध्र प्रदेश में बना यह शहर भारत के सबसे एडवांस और खूबसूरत शहरों में से एक होगा। जी हां, आपको बता दें, यह शहर कृष्णा नदी के तट पर बनाया जा रहा है, जिस वजह से यह शहर और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। और यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और यह शहर अच्छा खासा बड़ा होगा। यह शहर पूरी तरह से खाली जमीन पर नए तरीके से बन रहा है। आने वाले कुछ सालों में यह शहर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इस शहर में विकसित शहरों की तरह हर एक सुख सुविधा मौजूद होगी। नंबर 5, ट्रांसगंगा सिटी। गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा कानपुर का यह बेहतरीन स्मार्ट सिटी 1144 एकड़ में फैला हुआ है। इस शहर को इस तरह से बनाया जा रहा है कि यह शहर बहुत ही ज्यादा टिकाऊ हो और भारत के सबसे सुंदर शहरों में से एक हो। और आपको बता दें, इसके भीतर के सभी उद्योग प्रदूषण मुक्त होंगे। इसके अलावा इस शहर में हर एक एडवांस शहर वाली सुविधा मौजूद होगी, जिस वजह से यह शहर एक एडवांस शहर होगा। नंबर 4, नया रायपुर स्मार्ट सिटी। यह शहर भारत के सबसे स्मार्ट सिटीज में से एक है और आपको बता दें, इस शहर में हर एक आधुनिक सुविधा मौजूद होगी, जिस वजह से यह शहर एक एडवांस्ड शहर बन जाएगा। इस शहर में कई खूबसूरत इमारतें होंगी। इसके अलावा इस शहर के रोड्स भी काफी बड़े और चौड़े होंगे और इस शहर में कई ऐसी चीजें होंगी जो भारत के और कोई शहर में शायद ही हो। इस शहर में बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, हरा भरा वातावरण जैसी हर एक चीज है। नंबर 3, हाईटेक सिटी हैदराबाद। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यह सिटी कितनी ज्यादा एडवांस सिटी होगी। और आपको बता दें, इस शहर में हैदराबाद का प्रमुख टाउनशिप एरिया है। यह शहर भारत के सबसे एडवांस्ड शहरों में से एक है। इस शहर में गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ऑफिसेज बनाए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह शहर कितना ज्यादा एडवांस शहर है। और एडवांस होने के अलावा यह शहर काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। जी हां, इस शहर में कई बड़े बड़े गार्डन एरिया मौजूद है जो इस शहर की खूबसूरती को बढ़ावा देते हैं। नंबर 2, ड्रीम सिटी सूरत। यह गुजरात में बनाया गया या तीसरा स्मार्ट सिटी है जिसे बनाया जा रहा है सूरत के 2000 एकड़ क्षेत्र में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्य का शहर होगा जो सूरत को बदल कर रख देगा। डायमंड सिटी के नाम से मशहूर इस शहर में बनाए जाएंगे 16 मंजिला ऊंचे 9 शानदार टावर। और आपको बता दें, इसकी परियोजना में अब तक 10,000 टन स्टील का इस्तेमाल हो चुका है और इसके निर्माण में हर रोज 8,000 सीमेंट बैग्स का इस्तेमाल होता है, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए इस शहर का काम कितनी जोरों शोरों से हो रहा है। नंबर 1, विक्रम उद्योगपुरी सिटी। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में सुमार उज्जैन के पास जल्द ही बनकर तैयार होगा विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्रियल एरिया। 1100 एकड़ ये है। भारत के 10 सबसे बड़े डैम जो अगर टूट गए तो देश हो जाएगा बर्बाद। नंबर 10, तेहरीदम। उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक। यह भागीरथी नदी पर बना है और 260 मीटर ऊंचा है। इस बांध की विशालकाय संरचना 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है और लगभग 2,70,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद करती है। इसे बनाने में तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज यह उत्तराखंड के जल संसाधनों और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 9, इंदिरा सागर डाम। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर डाम नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह बांध 92 मीटर ऊंचा और 653 मीटर लंबा है और यह एक बड़े जलाशय का निर्माण करता है जिसकी क्षमता लगभग 12 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इंदिरा सागर डाम भारत में पानी की आपूर्ति और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही 1000 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न करता है। यह नर्मदा घाटी परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कृषि और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नंबर 8, सरदार सरोवर डाम। गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है और यह भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। 163 मीटर ऊंचे इस बांध का जलाशय 950 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखता
देता है और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करता है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का उद्देश्य कृषि, पीने के पानी की आपूर्ति और बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसे बनाने में कई विवाद और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 7, कृष्णा राजा सगारा डैम। कर्नाटका के मंड्या जिले में कवरी नदी पर स्थित यह बांध 39 मीटर ऊंचा और 2621 मीटर लंबा है। KRS डैम के नाम से मशहूर यह बांध दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पानी की आपूर्ति, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक प्रमुख स्रोत। इसके जलाशय में बृंदावन गार्डन्स जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का निर्माण हुआ है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ का सीनिक ब्यूटी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसे और भी खास बनाता है। नंबर 6, नागार्जुना सागर डैम। कृष्णा नदी पर बना है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे बड़े मेसनरी डैम्स में से एक है, जिसकी ऊंचाई 124 मीटर और लंबाई 1450 मीटर। यह बांध लगभग 4056 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को संग्रहित करता है और 960 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। इसके निर्माण से कृष्णा नदी के पानी का अधिकतम उपयोग संभव हुआ और इस क्षेत्र की कृषि और बिजली की जरूरतों को पूरा किया जा सका। इसका इतिहास और तकनीकी कौशल इसे एक अद्वितीय संरचना बनाता है। नंबर 5, तुंगभद्रा डैम। कर्नाटक के बालारी जिले में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यह बांध 49 मीटर ऊंचा और 2449 मीटर लंबा है। यह मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया था और यह 3567 क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता के साथ लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। तुंगभद्रा डैम के जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। यह बांध न केवल कर्नाटक बल्कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। नंबर 4, चेरुथोनी डैम। केरला के इदुकी जिले में स्थित चेरुथोनी डैम पेरियार नदी पर बना है और यह इदुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। यह बांध 138 मीटर ऊंचा और 650 मीटर लंबा है। चेरुथोनी डैम के जलाशय की पानी की क्षमता इसे राज्य में बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। यह इदुकी आर्च डैम के साथ मिलकर काम करता है और राज्य के बिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। यह बांध न केवल केरला के लिए बल्कि पूरे दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 3, भाखरा नांगल। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर सतलुज नदी पर स्थित है। यह बांध 226 मीटर ऊंचा और 518 मीटर लंबा है और इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध माना जाता है। भाखरा नंगल डैम की जलाशय क्षमता 9.24 बिलियन क्यूबिक मीटर है और यह 1325 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। यह बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सिंचाई और बिजली जरूरतों को पूरा करता है। भाखरा डैम का ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व भारत के विकास में अत्यधिक योगदान देता है। नंबर 2, हीराकुद डैम। महानदी नदी पर बना हुआ है और यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक। यह बांध 55 मीटर ऊंचा और 5 किलोमीटर लंबा। हीराकुद डैम का जलाशय 743 किमीतों के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह 307 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। यह बांध ओडिशा के कृषि और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और बाढ़ नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाता है। हीराकुद डैम का निर्माण 1957 में हुआ था और यह भारत के इंजीनियरिंग इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। नंबर 1, श्रीशैलम डैम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर कृष्णा नदी पर स्थित है। यह बांध 145 मीटर ऊंचा और 512 मीटर लंबा है और इसका जलाशय 178 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। श्रीशैलम डैम 1670 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है और यह दक्षिण भारत के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह बांध न केवल बिजली उत्पादन के लिए बल्कि सिंचाई और पीने के पानी की भारत की 10 सबसे कठिन धार्मिक यात्राएं जिनमें कदम कदम पर होता है मौत का खतरा। नंबर 10, अमरनाथ यात्रा। कश्मीर की बर्फीली वादियों में बसी अमरनाथ गुफा, जो भगवान शिव का धाम है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। लगभग 34 किलोमीटर की ये चढ़ाई पहाड़ों और बर्फीले रास्तों से होकर गुजरती है। पहलगाम और बालटाल 2 रास्ते हैं जिनसे लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। पहलगाम वाला रूट लंबा है लेकिन थोड़ा सेफ है, जबकि बालटाल का रास्ता शॉर्ट और ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बर्फीले तूफान और कम ऑक्सीजन जैसी दिक्कतों के बावजूद भक्त यहाँ अपनी श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं। नंबर 9, मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत की यात्रा धार्मिक रूप से ही नहीं
बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सफर तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में होता है और लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई तक ले जाता है। यहाँ पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी, ठंडी हवाएं और ऊंचाई से होने वाली प्रॉब्लम्स आम बात हैं। लेकिन जो लोग इस यात्रा पर जाते हैं, उनका मानना है कि कैलाश और मानसरोवर के दर्शन के बाद वो अपने सफर के दौरान आई सभी मुसीबतों को भूल जाते हैं। नंबर 8, वैष्णो देवी यात्रा। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी का मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कटरा से माता के भवन तक पहुंचने के लिए करीब 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। भक्त पैदल, घोड़े या पिट्ठू के सहारे यात्रा करते हैं। ये सफर थकान भरा जरूर है, लेकिन माता का आशीर्वाद पाने की चाहत लोगों को यहाँ खींच ही लाती है। रात के समय मंदिर के आसपास की रोशनी और भक्तों का उत्साह सफर को और खास बना देता है। नंबर 7, केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ भगवान शिव का मशहूर धाम जो उत्तराखंड की वादियों में स्थित है। ये यात्रा किसी एडवेंचर से कम नहीं होती है। खासकर 2013 के डिजास्टर के बाद रास्ते और भी मुश्किल हो गए हैं। गौरीकुंड से शुरू होकर करीब 16 किलोमीटर की यह चढ़ाई बेहद कठिन है। रास्ते में पहाड़, ग्लेशियर और बदलते मौसम की चुनौतियां भक्तों का इम्तिहान लेती हैं। हालांकि यहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलती है, लेकिन असली भक्त तो पैदल चलकर ही इस सफर को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। नंबर 6, हेमकुंड साहिब यात्रा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिखों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जो उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ तक पहुंचने के लिए गोविंद घाट से घांघरिया तक ट्रैक करना पड़ता है। यह सफर लगभग 17 किलोमीटर लंबा और कठिन है, क्योंकि रास्ता सीधी चढ़ाई वाला होता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और ठंड इस यात्रा को और ज्यादा चैलेंजिंग बना देती है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जो शांति मिलती है वो सारी थकान मिटा देती है। नंबर 5, यमुनोत्री धाम यात्रा। उत्तराखंड में मौजूद यमुनोत्री धाम माता यमुना का निवास स्थल है। यहाँ तक पहुंचने के लिए जानकी चट्टी से करीब 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी होती है। ट्रैकिंग के दौरान रास्ते में बारिश, ठंडी हवाएं और फिसलन भरे पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस सब के बावजूद भक्तों की श्रद्धा उन्हें यहाँ तक खींच लाती है। यहाँ के प्राकृतिक नजारे और यमुना नदी इस सफर को एडवेंचर्स बना देते हैं, और एडवेंचर के शौकीन लोगों को तो यह सफर और भी ज्यादा पसंद आता है। नंबर 4, तुंगनाथ यात्रा। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, और यहाँ की यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण होती है। उत्तराखंड के उखीमठ से तुंगनाथ तक का सफर पैदल तय किया जाता है। 5 किलोमीटर की इस यात्रा में सीधी चढ़ाई के साथ साथ मौसम के खतरनाक बदलावों से भी जूझना पड़ता है, और तुंगनाथ से चंद्रशिला तक का रास्ता तो और भी कठिन होता है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जो सुकून महसूस होता है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल होता है। नंबर 3, बद्रीनाथ यात्रा। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ यात्रा कठिन धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। यहाँ के ठंडे मौसम और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यात्रा बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। पहाड़ों और खड़ी चढ़ाइयों के बावजूद भक्त भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। आपको बता दें कि इस सफर में कठिनाइयां तो होती हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद एक अलग ही तरह की फीलिंग भी आती है जो काफी सुकून वाली होती है। नंबर 2, भीमा शंकर यात्रा। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी काफी मुश्किल मानी जाती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। खास तौर पर मानसून के वक्त ये सफर और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि रास्ते फिसलन भरे होते हैं और बारिश हर कदम को चैलेंजिंग बना देती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सच्चे भक्त होते हैं वो यहाँ जाते हैं। नंबर 1, सप्तशृंगी देवी यात्रा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में सप्तशृंगी देवी का मंदिर सप्त पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 500 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई और ऊंचाई पर थकावट इस यात्रा को बेहद कठिन बनाती है, लेकिन मां सप्तशृंगी के दर्शन करने के लिए भक्त इस सफर को खुशी खुशी